आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो नीदरलैंड्स के अंदर काफ़ी सारी न्यू फ्रेश वैकेंसीज फॉर दोज इंडिविजुअल्स जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपना कैरियर बना रहे हैं, उनके लिए निकल रही हैं। हज़ारों में न्यू वैकेंसीज 2022 में एक्सपेक्टेड हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी वैकेंसीज तो न्यूज़ में भी आनी शुरू हो गई हैं, और वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनका रेवेन्यू मल्टीफोल्ड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप नीदरलैंड्स को कंसिडर करना चाह रहे थे या फिर नहीं भी चाह रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 में आप अपनी कंसिडरेशन में नीदरलैंड्स को ज़रूर रखिएगा। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी जॉब्स हैं। इनफैक्ट ये भी बताऊंगा कि आप उसको खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी के पास आने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, अपने घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को बस एंड तक देखिएगा, आप समझ जाएंगे। बहुत ही आसान और सरल भाषा का मैं यूज़ करूँगा, और कोई भी ऐसी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का मैं यूज़ नहीं करूँगा जिससे आपको समझने में कन्फ्यूजन हो। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, क्योंकि नीदरलैंड्स एक बहुत छोटा सा देश, तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कई सालों से लगातार कर रहे थे। और वहाँ पे आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, नीदरलैंड्स ने बहुत सारे पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ साइन अप भी किए थे, जिसको वो अपनी टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना चाह रहे थे। अब उसके लिए नीदरलैंड्स ने बहुत सारे नए प्रोविजंस भी ओपन करे। सबसे पहले तो उन्होंने ऑल्टरनेट एनर्जी को यूज़ करा, जो दुनिया आज यूज़ कर रही है, नीदरलैंड्स उसे 30-40 साल पहले यूज़ करके क्लियर भी कर चुका है। वहाँ पे विंड एनर्जी के इतने बड़े बड़े फार्म्स हैं। नीदरलैंड्स इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो विंड एनर्जी का सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा यूज़ करता है। तो आप ये सोचें कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस, कितनी पहले ही आ चुकी थी। यानी नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट और उनके लोगों ने कितनी पहले ही एडवांस में देख लिया था कि फॉसिल फ्यूल ख़त्म होंगे, उससे पहले हमें अपना ऑल्टरनेट तैयार करना है। उन्होंने कितनी पहले देख लिया था कि इससे पहले पॉल्यूशन बढ़े और सारी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन ख़राब हो, हमने अपना अरेंजमेंट पहले ही कर लेना है। तो जहां बाकी दुनिया अब ऑल्टरनेट एनर्जी को कंसिडर कर रही है, आज से 30-40 साल पहले नीदरलैंड्स ये कर चुका है और उसमें बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ ले चुका है। इनफैक्ट आज अब किसी को अगर ऑल्टरनेट एनर्जी के, विंड एनर्जी, सोलर के, हाइड्रो के प्लांट्स लगवाने होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नीदरलैंड्स बेस्ड कंपनीज़ का भी हेल्प लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि नीदरलैंड्स कितना ज़्यादा एडवांस है। तो आप अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी भी फील्ड से हैं जिसमें टेक का यूज़ हो रहा है, चाहे वो आईटी क्यों ना हो, तो उस केस में आप नीदरलैंड्स को 2022 में डेफिनेटली कंसीडर कीजिएगा। अब ये तो थी ये न्यूज़ जो मैं आपको देना चाह रहा था। अब ये करना कैसे है? सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स शेयर करना चाह रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स आ रहे हैं। इस लिंक्स को सिर्फ आप नोट कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इन लिंक्स पे जाएंगे, सीधा ही विजिट करेंगे बिना सारी चीज़ें सुने, तो उससे आपका केस कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो पहले आप सारी चीज़ें सुने ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उस लिंक्स पे जाके आपने करना क्या है। देखिए, नीदरलैंड्स में मैन पावर की शॉर्टेज है, ये सब जानते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं। ध्यान रहे इस बात का। आप ये ना सोचे कि वहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज है तो किसी को भी आने देंगे, ऐसा नहीं है। उनका ध्यान रहता है क्वालिटी को अट्रैक्ट करना, जो यूएस आज से 100 साल पहले करता होता था। 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूएस यही तो करता था। थोड़ी सी एक्स्ट्रा सैलरी देके जितने भी अच्छे अच्छे वर्कर्स होते हैं वर्ल्ड ओवर, उनको बुलाता था। नीदरलैंड्स ने भी ऐसा ही शुरू किया था और अभी भी वो प्रोसेस में ही है। तो दे वांट क्वालिटी वर्कर्स इन देयर कंट्री। वो चाहते हैं कि क्वालिटी वर्कर्स हमारे पास आए, स्किल्ड लेबर हमारे पास आए। अगर आप स्किल्ड नहीं भी हैं तो भी आपके लिए विंडोज़ ओपन है। आप इस वीडियो को देखिए, समझ जाएंगे। अब सबसे पहले इन लिंक्स के बारे में बात करते हैं। ये कोई बहुत ही हाई रिलायबल लिंक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे अभी शेयर हुए थे। फिर से आप चाहें तो पीछे बैक जाके उनको देख सकते हैं। इन लिंक्स पे आपने 1 बाय 1 करके जाना है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल जैसा फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे आप लोग बनाते हैं, नाम वगैरह, डिटेल्स वगैरह लिखते हैं, अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं, एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। ऐसे करके आपको यहाँ पर भी प्रोफाइल बनानी है। उसके अलावा आपकी प्रोफाइल से मैच होती हुई जितनी भी वैकेंसीज हैं, आपने उन पे 1 बाय 1 बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना है। देखिए, ये ध्यान रहे, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। ये सारे हम लोगों ने बचपन से ही सुना हुआ है।
तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना रिज्यूमे बनाएं। ऐसे ही जो घिसे पिटे रिज्यूमे मार्केट में ऑब्जेक्टिव वाले घूम रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है जी, मैं टू यूज़ माई स्किल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, ये नॉनसेंस लॉजिक्स हैं। ये रिज्यूमे बाबा आदम के ज़माने के हैं, इनको यूज़ ना करें। आजकल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो रिज्यूमे चल रहे हैं उनको यूज़ करें। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अब रिज्यूमे जो बन रहे हैं उनका थोड़ा सा अलग हो गया है, रिज्यूमे का जो डिज़ाइन भी अलग हो गया है, चेंज हो गया है, कंटेंट चेंज हो गया है, और अब उनके साथ कवर लेटर भी बाय डिफ़ॉल्ट लगने लगे हैं। तो रिज्यूमे प्लस कवर लेटर क्या होता है, जिसमें आप अपने केस को शॉर्ट में प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुक है, तो अब उसके रिज्यूमे को पढ़ेंगे, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने से अच्छा है वो कहता है कि शुरू में 2 लाइन 4 लाइन का कवर लेटर है जी, माय नेम इज XYZ विद दिस पासपोर्ट नंबर, आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कॉन्टिनेंटल कुक, या फिर आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड कोई भी कुजाइन में जिसकी उनकी एक्सपर्टीज है। सुशी कुजाइन है जो यूरोप में बहुत फेमस है, जो जापानीज फूड जिसे कहते हैं। आई एम एन एक्सपर्ट इन सुशी कुजाइन, और मेरे पास यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस है, यहाँ पर मैंने काम किया इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में, ऐसे ऐसे फलाना दुकाना, और आई एम केपेबल ऑफ दिस एंड मेंटेनिंग स्टाफ वगैरह, जो भी उनका है वो 3-4 लाइन में आपने लिखा और क्लोज कर दिया। ओके, उसके बाद उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, यानी बड़े अट्रैक्टिव 4-5 लाइन होनी चाहिए। इसे कवर लेटर कह लीजिए आप, राइट, या इसे लेटर ऑफ मोटिवेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। 4-5 लाइन का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आप अपने रिज्यूमे के ऊपर इसे अटैच करें और फिर रिज्यूमे को अपलोड करें, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें, और जो जो रिलेवेंट वैकेंसीज हैं उनमें अप्लाई करें। 2 चीज़ें अब मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताई हैं, 2 चीज़ें यहाँ पर आपको अभी भी चाहिए होंगी। सबसे पहला तो पेशेंस, ऑफ कोर्स, दूसरा एफर्ट। बिल्कुल पेशेंस क्यों? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपने आज अप्लाई करा, आप सोच रहे होंगे शाम तक, कल तक, 2 दिन में रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। एफर्ट किस लिए कि आपने 1-2 जगह अप्लाई करा और छोड़ना यार कौन करेगा, आपने एक ही लिंक पे गए, उसमें 2-4 जगह देखा, बहुत है बस। ऐसा होता है क्योंकि बहुत कॉमन है, हम इंसान हैं। मेरे साथ मेरे कैरियर के स्टार्टिंग में ऐसा हो चुका है, तो इसलिए मैं जानता हूँ और आपको भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है हम सबकी। तो आप एफर्ट अच्छे से दें और पेशेंस ज़रूर रखें। कोई भी ऐसी वैकेंसी में अप्लाई बिल्कुल भी ना करें नीदरलैंड्स में, खास तौर से नीदरलैंड्स में जिसमें आप पहले से क्वालिफाई नहीं होते हैं। अगर उन्होंने लिखा है कि हमें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी इटालियन शेफ़ का, और आपकी कॉन्टिनेंटल कुजाइन है, तो आपका कोई राइट नहीं बनता ऐसी वैकेंसी में अपनी एप्लीकेशन फाइल करने का, कोई राइट नहीं बनता। अगर फिर भी आपने कर दिया तो आप ये देखो कि इन लिंक्स पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जो आपकी एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, वो इरिटेट ही होंगे और हो सकता है वो आपको ब्लैकलिस्ट कर दें, या फिर कल को जब एक्चुअल में आपकी प्रोफाइल से मिलती है एप्लीकेशन में आप अप्लाई करेंगे तो आपको सीरियस ही नहीं लेंगे। वो सोचेंगे कि आप फ्लडिंग करते हैं, आप स्पैम करते हैं, तो आपको सीरियस नहीं लेंगे। तो इसीलिए जिस प्रोफाइल पे, जिस एलिजिबिलिटी पे आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, उन वैकेंसीज़ में बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। हम इंडिया में क्या करते हैं, न्यूज़पेपर खोलते थे, जहाँ जहाँ अप्लाई किया हर जगह भेज दिया ईमेल, ऐसा नहीं करें। इनफैक्ट मैंने देखा है कि बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक जॉब पोर्टल्स हैं इंडिया के, वहाँ पर भी एक कॉमन फैक्टर है, वो भी शुरू में लिख देते हैं कि भैया अगर आपकी प्रोफाइल मैच होती है तभी अप्लाई करें। जो वैकेंसीज लिस्ट होती हैं, जो भी रिक्रूटर हैं वो भी इस चीज़ को हाईलाइट और बोल्ड में लिखने लगे हैं आजकल, क्योंकि वो भी परेशान हो गए हैं कि कोई भी अप्लाई करे जा रहा है। ओके, तो एलिजिबिलिटी नीदरलैंड्स में आपको ध्यान रखना होगा। वो एलिजिबिलिटी देख के आपका रिज्यूमे ओपन करेंगे, नहीं तो रिज्यूमे ओपन ही नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ, राइट? इरिटेट होंगे आपसे। तो हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमसे कोई इरिटेट हो, तो हमारा ये ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप फॉलोअप अगर करते हैं तो एक गैप के बाद करें। जैसे आज आपने अप्लाई किया तो 4-5 दिन का गैप दें, उसके बाद 6 या 7वें दिन उनको ईमेल भेजें कि सो एंड सो डेट पे मैंने अप्लाई किया था, सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एन अपडेट। अगर कोई अपडेट है तो आप मुझे बताएं, बिकॉज आई एम अवेलेबल राइट नाउ, और मैंने और भी जगह अप्लाई किया हुआ है, बट आई एम प्रेफरिंग, अगर आपकी एजेंसी से मेरे को कॉल आ जाए तो आई एम प्रेफरिंग दिस। ऐसे करके आप एक उनको शॉर्ट सा ईमेल भी कर सकते हैं, ये प्रोविजंस ओपन होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अपने ईमेल को, स्पैम को भी चेक करते रहें। कई बार क्या होता है, जो रिक्रूटर्स होते हैं वो आपको ईमेल कर देते हैं, वो स्पैम में चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। स्पैम भी चेक करते रहें कि जस्ट इन केस कोई रिप्लाई आएगा आपके रिक्रूटर का, और इनबॉक्स वगैरह तो चेक करेंगे, जंक वगैरह भी चेक करते रहें। ऐसे केस में आपको ये भी ध्यान रखना होगा, कई बार स्कैमर्स भी आपको कॉल कर सकते हैं या फिर आपको ईमेल कर सकते हैं, और उस केस में वो आपसे इमीडिएटली पैसा डिमांड करते हैं। जी आपकी तो लग गई है जॉब, फटाफट मेरे को 50,000 रुपये दे दो और आपका वीज़ा करवा रहा हूँ। तो उस चीज़ में आपने अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को यूज़ करना है। अगर आप नहीं जानते कि ऐसे केस में स्कैमर्स को कैसे पहचानें, तो इस चैनल पे वो वीडियोस दी गई हैं,
जिससे आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी कि वर्क वीज़ा के स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। उनको डेफिनेटली ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आप समझ जाएंगे और उन स्कैमर्स से बचे रहेंगे। जब आप ये फॉलोअप कर लेते हैं, उनके बाद जब उनके रिप्लाई आते हैं, तो देखिए एक चीज़ और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, ये जितने भी लिंक्स और जितने भी रेफरेंसेस अभी हम आपको शेयर कर रहे हैं, इनके साथ हमारा किसी भी तरह का कोई भी टाई अप नहीं है। ना ही मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ना ही ये लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। जो हमारी पोर्चुगीज़ टीम है, मैं उनसे इनपुट लेता हूँ, जो हमारे लॉयर्स हैं उनसे इनपुट लेता हूँ, जिसमें मैं उनसे बोलता हूँ कि इन केस अगर कोई किसी कंसल्टेंट की हमारी सर्विस फी नहीं अफोर्ड कर सकता, बट उसके पास फिर भी राइट होना चाहिए कि वो खुद कर सके, तो उस केस में हम ऐसे कौन से लिंक्स हैं उनको ऑफर कर सकते हैं, तो ये वो लिंक्स हैं। अब इन लिंक्स पे भी सर्विसेज फ्री नहीं है, ये ध्यान रखें। जब आपकी रिक्रूटमेंट कहीं पर मैच होती है और इंटरव्यू कॉल्स आते हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, तो ये लोग आपको कॉल करके ये आपसे अपनी सर्विस चार्जेस की डिमांड कर सकते हैं। तो इनकी फीस देना, इनकी सर्विसेज लेना, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। आप ले ना लें, अपनी इंक्वायरी पूरी तरीके से करके पूरी तसल्ली होने पर ही आप इनकी सर्विसेज लें। अदरवाइज थोड़ा सा भी डाउट है तो बिल्कुल भी ना लें। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये डिटेल्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी आने वाले टाइम में भी। वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद सीधा पेपर वर्क की लिस्ट आपको भेजी जाती है। वो पेपर वर्क की लिस्ट भेजते हैं कि आप अपने कंट्री में वीज़ा लगाइए, लीजिए आपका, हम सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भेज रहे हैं। यहाँ पे एम्बेसी की लिस्ट से आप क्रॉस चेक करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं। कोई लास्ट राउंड पे कोई नया डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगा गया। आपका पुलिस क्लियरेंस भी मांगा जाएगा, ध्यान रखें। तो अगर कोई किसी का क्रिमिनल केस चल रहा है तो शुरू से अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि पीसीसी अगर क्लियर नहीं होगा तो कोई काम ही नहीं हो सकता। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा आपको। अपनी पूरी प्रोफाइल बनाने के बाद, सारी फाइलिंग कंप्लीट करने के बाद अपने पासपोर्ट को अटैच करें और जाके अपॉइंटमेंट लें और इसको सबमिट कराएं। बायोमेट्रिक्स में जाना होगा, फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने होंगे और इस फाइल को सबमिट कराना होगा। उसके बाद रिजल्ट का वेट करें। सिंपल सा यही प्रोसेस है, दैट्स ऑल। इसके बाहर का कोई प्रोसेस ही नहीं है। अगर आप ये नहीं जानते अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं तो उसको ही बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, VFS की वेबसाइट पे जाना है नीदरलैंड्स की, और वहाँ पे वर्क वीज़ा की कैटेगरी को चूज़ करके, अपने एरिया को चूज़ करके अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स को बुक करना है। आपको दिखेगा कि कई एरियाज़ में अपॉइंटमेंट्स नहीं है, तो ये बिल्कुल नेचुरल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा अपॉइंटमेंट दिखे, आप थोड़ा सा गैप भी ले सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट आता है वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट फॉर एवर। आप ये ना सोचें कि अगर 2 साल बाद अप्लाई कराएंगे तो सेम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो 90 डेज़ तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं। तो आप देखिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या हुआ है, 90 डेज़ है, 180 डेज़ है, क्या है। अकॉर्डिंगली आप अपने एफर्ट्स को अंजाम दें। यहाँ पे डायरेक्ट एम्बेसी से भी हेल्प ली जा सकती है। अगर आप डाइसी हो रहे हैं, आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है, सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गए हैं और आपको अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एम्बेसी से भी अपील कर सकते हैं। लेकिन 99% केसेस में एम्बेसी एंटरटेन नहीं करती, बट फिर भी एक प्रोविज़न है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी वो सारी डिटेल्स। नीदरलैंड्स में अगर 2022 में अपना कैरियर बनाने की जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताना चाह रहा था, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।